28 अक्टूबर यानी कल साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस बार के चंद्र ग्रहण को कई लिहाज के साथ खास माना जा रहा है। ग्रहण को लेकर ज्योतिषी कई तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के संयोग ने लोगों का कौतूहल बढ़ा दिया है। लोगों के मन में सवाल है, दुविधा है कि शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा चंद्र ग्रहण उन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो आज बात साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से जुड़े हर पहलू की करेंगे। आपको बताएंगे कि आपकी राशि, आपके भविष्य पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, कैसे इसका असर आप पर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर कौन सा महासंयोग आखिर बनने जा रहा है। साल बाद शरद पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग। लगने जा रहा है साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण। जब चांद पर पड़ेगी धरती की छाया तो इस खगोलीय घटना पर पूरी दुनिया की नजर होगी। 28 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है। ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। ग्रहण न केवल चांद को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव धरती और उस पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव लेकर आता है, तो कुछ की जिंदगी में ग्रहण परेशानियों का सबब भी बन जाता है। इस बार साल का ये आखिरी ग्रहण ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास है। साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो राशियां विशेष रूप से इन्वॉल्व हो रही हैं, एक मेष राशि और एक तुला राशि। और इसमें अग्नि के सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। सूर्य, मंगल, केतु, इनका प्रभाव है निश्चित रूप से, और साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव है। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। खंडग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। 28 अक्टूबर की रात को खंडग्रास चंद्र ग्रहण ही लगने वाला है। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में लग रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण गज केसरी योग में लगेगा। चंद्रमा और गुरु की युक्ति से गज केसरी योग बनता है। इससे कई राशियों के लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही इस चंद्र ग्रहण के मौके पर रवि योग, बुद्धात्व योग, शश योग और सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी बनेगा। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। शरद पूर्णिमा तो शुभ है, लेकिन ग्रहण कुछ राशियों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियमों के मुताबिक ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जाप करें। चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। कुछ राशियों के लिए ग्रहण शुभ असर लेकर भी आते हैं। जिन राशियों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है, वो भी अगर जरूरी उपाय कर लें तो उनके जीवन पर भी चंद्र ग्रहण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विज्ञान के लिए चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। तभी तो इस चंद्र ग्रहण पर ज्योतिषी 4 शुभ महासंयोग का जिक्र कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये 4 शुभ संयोग। पहला शुभ संयोग ये है कि पूरे 30 साल बाद शरद पूर्णिमा पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। दूसरा शुभ संयोग ये है कि इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है और ये कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल होता है। तीसरा शुभ संयोग है चंद्र ग्रहण पर रवि योग।
बुधादित्य योग और शश योग का बन रहा है। रवि योग भी स्वार्थ सिद्धि योग की तरह अत्यंत शुभ है। वहीं जब सूर्य और बुध दोनों ही एक राशि में विराजमान होते हैं तब बुधादित्य योग्य बनता है, जबकि शुभ योग कुंडली में शनि ग्रह की विशेष स्थिति की वजह से बनता है। चंद्र ग्रहण पर जिस चौथे शुभ संयोग की बात हो रही है वो है सिद्धि योग, सौभाग्य योग। ये दोनों योग इस बार चंद्र ग्रहण पर पड़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां शारदीय नवरात्र के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा पर लगने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्यों ने कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी है। जानकारों ने सूतक काल को लेकर भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि दिन से ही सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। कल दिन से ही लग जाएगा सूतक काल। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर लगने वाले खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। सूतक काल का ध्यान रखकर और बताए नियमों का पालन कर ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। हिंदू धर्म में ग्रहण के लिए सूतक की व्यवस्था बताई गई है। इसके मुताबिक सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले यानी 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक खत्म हो जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा के ग्रहण लगने के पीछे का मुख्य कारण राहु केतु ग्रह होते हैं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जाता और ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां विशेष रूप से बरतनी चाहिए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात करीब 1:04 से शुरू हो जाएगा और रात 2:22 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण करीब 1 घंटे 18 मिनट का रहेगा। दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा और ग्रहण के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा। सूतक का जो समय है वो 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा, लगभग 2 बजे के आसपास से। और ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। मान्यता के मुताबिक सूतक काल के शुरू होते ही सारे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और किसी भी तरह का संकल्प नहीं लेना चाहिए। सूतक काल के दौरान भोजन करना या बनाना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ये वर्जित माना जाता है। तेल में तले गए खाद्य पदार्थ और दूध दही में तुलसी पत्ता डालने के लिए कहा गया है। ग्रहण के दौरान अन्न जल का त्याग कर अपने इष्ट देव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करके गायों को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंद को वस्त्र दान देने की सलाह दी गई है। ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। सूरज और चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभावों या इन पर होने वाली हलचलों का हमारी धरती और यहाँ के प्राणियों पर अलग अलग असर पड़ता है। ज्योतिष के लिहाज से यह हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण के दौरान ईश्वर का भजन कीर्तन करने से ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बात साफ है कि ग्रहण चाहे दुनिया के एक हिस्से में दिखाई दे, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। कई लोगों के लिए ग्रहों की चाल ग्रहण के समय और अनुकूल हो जाती है, तो कई लोगों के लिए ये सावधानी का दौर लेकर आता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। इस ग्रहण काल में कोशिश करें कि आप आहार ग्रहण मत करें और अगर संभव हो तो सोएं भी नहीं। इस समय में जग करके भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें, उनके नाम मंत्र का जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो अच्छा होगा। ग्रहण काल में जो भी नियम हैं वो बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण को लेकर के
किसी तरह की चिंता मन में मत पालें। एक खगोलीय घटना है जिसका मानव जीवन पर प्रभाव होता है, लेकिन आपको इसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बैठ करके या टेक लगा करके आप भगवान के नाम का मंत्र जप करते रहिएगा, भगवान का स्मरण करते रहिएगा। कोशिश करिए कि सोइए नहीं, लेकिन अगर बहुत नींद आ रही है, स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप भगवान के नाम का जप करते करते विश्राम भी कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का बुरा प्रभाव तभी पड़ता है जब वो सोचती हैं कि ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्भवती महिलाएं भगवान का नाम जप करती रहें और बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इस अमृत वर्षा का लाभ पाने के लिए रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ज्योतिष शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण के बाद ही अमृत वर्षा के लिए खीर रखने की सलाह दे रहे हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान खीर को खुले आसमान के नीचे रखना शुभ नहीं होगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद ही खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जा सकता है। शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर करीब 3 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व संभव है या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद, और चंद्र ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंदा मामा के दर्शन हो सकेंगे। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी का इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर धन वैभव का वरदान भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अब तक हमने जाना कि चंद्र ग्रहण का ज्योतिषी कनेक्शन क्या है, लेकिन अब दिखाते हैं कि आखिर विज्ञान से चंद्र ग्रहण का क्या नाता है।
28 अक्टूबर की रात को इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इससे पहले एक और चंद्र ग्रहण लगा था जो पार्शियल था और ये वाला भी पार्शियल होगा और इसके बाद इस साल कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसे में जो बच्चे खगोलीय विज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं या जो लोग चंद्र ग्रहण के बारे में जानना समझना चाहते हैं उनको हम मिलवाते हैं नेहरू तारा मंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा मैम से। मैम ये बताइए, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और अब एक लंबा इंतजार, अब हमें अगला चंद्र ग्रहण देखने को कब मिलेगा और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? जी, अब चंद्र ग्रहण देखने के लिए, टोटल इक्लिप्स देखने के लिए हमें साल 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा जो कि पार्शियली हम भारत से देख पाएंगे। ये 28 अक्टूबर से मिडनाइट 29 अक्टूबर तक चलने वाला लगभग 4 घंटे 25 मिनट तक ये इक्लिप्स जो है वो चलेगा। 28 अक्टूबर 23:31 यानी 11:31 पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर सुबह 3:56 पर ये खत्म होगा। जो खगोल में इंटरेस्ट रखते हैं या इक्लिप्स के नजारे को देखना चाहते हैं वो प्लैनेटेरियम के साथ जुड़कर यहाँ पर आकर, ऑल्दो ये बहुत अलग टाइम है, मिडनाइट है, पर स्टिल अगर आप जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने खासा तैयारी की है। हमारे टेलीस्कोप को हमने 3 मूर्ति लॉन्च में सेटअप किया है, तो यहाँ पर आकर हमारे साथ देख सकते हैं। और जो नहीं जुड़ सकते वो इस नज़ारे को खुली आंखों से अपने घरों से भी देख सकते हैं, क्योंकि लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स के मुकाबले सेफ टू वॉच है। किसी खास उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी खुली कोरी आंखों से इसको देख सकते हैं। अच्छा मैम, जो लोग भारत में रहते हैं और अगर वो रुचि रखते हैं तो जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ वो ये चंद्र ग्रहण के नज़ारे देख सकते हैं। क्या ऐसा स्पेसिफिक होगा कि किसी राज्य में नजर आएगा या पूरा संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व से देख? जी बिल्कुल, भारत में ये पूरी तरह से, क्योंकि एशिया के अंडर आता है, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पे हम ये नज़ारे को देख सकते हैं। भारत के अलावा ये नज़ारा आप इंडोनेशिया, बर्मा, जापान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे कंट्रीज से भी ये नज़ारे को देख सकते हैं। और वेबकास्ट के माध्यम से बहुत से ऐसे ऑफिशियल साइट्स हैं जहां पर आप ये ऑनलाइन भी इस नज़ारे को देख सकते हैं। तो ये अभी इंतजार लंबा होने वाला है, लेकिन 28 की रात से जो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स है वो लोग देख सकेंगे अपने घरों से, अपनी छतों से, या अगर वो नेहरू तारा मंडल आना चाहें तो वो आकर एक अलग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। विजय अभिषेक के साथ नीतू झा। और चलिए अब बात राम की नगरी अयोध्या की कर लेते हैं, जहां राम मंदिर निर्माण के साथ ही अब रामलला के विराजमान होने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बनकर पूजा करेंगे। अयोध्या में इस दौरान होने वाली भीड़ को लेकर शहर में पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें मंदिर निर्माण के काम से जुड़ी जानकारी दी गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि दीवारों पर श्री राम के जीवन से जुड़ी तस्वीरें उकेर दी गई हैं। नक्काशी का काम भी इन दीवारों पर किया गया है। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई। महज एक दिन पहले की इस तस्वीर में पीएम मोदी की तरफ से श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मिली स्वीकृति ने माहौल बदल दिया था। 22 जनवरी की तारीख को लेकर न केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोग उत्साहित हैं, बल्कि पूरी अयोध्या के साथ देश और दुनिया में फैले करोड़ों राम भक्त भी। राम सिया राम जय जय राम। लगातार 1949 में यहीं से बाबा अभिरामदास जी महाराज ने वहां पर मूर्ति पधराई थी, उसके बाद मुकदमा लड़ रहे थे और आज ऐसा क्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल ट्रस्ट के पदाधिकारी निपेंद्र मिश्रा जी और अन्य पदाधिकारी संतगण गए थे, प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया और ये हर्ष की बात है, अपार उत्साह है। तो बहुत उत्साह है संतों में, उत्साह सनातनियों में है, बड़ी गर्व की बात है। इतने संघर्ष के बाद, इतने त्याग तपस्या और समर्पण के बाद ऐसा क्षण, ऐसा अवसर। 22 जनवरी को अयोध्या अपने नए स्वरूप में होगी। इस नव जीवन की निशानी राम मंदिर होगा, जहां पहुंचने के लिए भक्तों की भीड़ उतावली है और उनके इस उत्साह को सांचे में ढालते होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे ठिकाने।
अयोध्या में राम मंदिर की तारीख के ऐलान के साथ में ही अब तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका असर यहाँ की होटलों, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और तमाम जगहों पर दिखाई देता है। ऐसे एक होटल के बाहर मौजूद है, यहाँ देखें किस तरीके से इस होटल के एक्सटेंशन का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या हो जाएगी उस दिन और यही कारण है यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से होटल के जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर उसको और बढ़ाया जा रहा है, कमरों की संख्या बढ़ाई गई है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसके अलावा नए कमरों की व्यवस्था भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर की जा रही है। आलम यह है कि अयोध्या में कई होटल तो ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी से दिसंबर तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। कोशिश यही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं अयोध्या के अंदर अपने राम भक्ति के लेकर, हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस दें, उनको एक अयोध्या की भूमि से अवगत कराया जाए, उनको यहाँ के खानों के विषय में जानकारी दी जाए, उनको यहाँ के टिपिकल अवध जो फूड होता है, जो उत्तर प्रदेश में अवध के लोग खाना पसंद करते हैं, मैं उनसे रूबरू कराऊं। राम की इस नगरी को अवधपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अयोध्या में आने वालों को अवध के खास जायके का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। खास बात यह है कि इसे खास तौर पर पेश किया जाएगा। यहाँ भी मोटे अनाज यानी मिलेट्स के फूड परोसने की तैयारी हो रही है। खाने के लिए पहले सात्विक थाली को किया हुआ है, जो कि पूरी प्लेट में 9 आइटम रहेंगे। उसमें से रोटी, डेजर्ट, पनीर की सब्जी है। उसके बाद हमने रागी के बिस्किट और रागी के डेजर्ट और उसके बाद में कंदमूल फल के डेजर्ट, ये सब हमने व्रत वालों के लिए हमने तैयार किया हुआ है। भले ही रामलला जनवरी से अपने मंदिर में विराजेंगे, लेकिन राम भक्तों का उत्साह उन्हें वक्त से पहले भी खींच कर ले आ रहा है। यहाँ रामलला के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। सरकार भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को लगे लोगों को जब आए तो त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या में पधारे हैं, उस तरह का लुक देने का, सुविधाएं देने का, उसको सजाने का, संभालने का, जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। युद्ध स्तर पर रात दिन सारे विभाग काम कर रहे हैं। अब चूंकि तिथि है तय और हो गई है तो और तेजी के साथ लक्ष्य से 22 जनवरी का लक्ष्य है, तो उससे पहले सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं उससे पहले अंतिम रूप ले लें। इसके लिए पूरा नितांत सतत रूप से सजगता के साथ प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या नई करवट ले रही है। ये करवट उसे भविष्य की ओर भले ही ले जाती हो, लेकिन अपने साथ एक सुनहरा युग समेटे ले आने वाली है, जिसे सत्ता और शासन का आदर्श माना जाता है, यानी राम राज्य की ओर, जिसका यहाँ एक ही मतलब है, वो ये कि भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ अयोध्या से अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। राम सिया राम जय जय राम। और चलिए रुक कर लेते हैं इसी के साथ गोवा का, जहां खेलों के महाकुंभ का आगाज हो गया है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह के मौके पर सुर और संगीत से महफिल को सजाया गया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया। ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतने को देश का लक्ष्य भी बताया है। आप जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जा रही है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, उनके दूसरे खर्चों पर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को दुनिया की श्रेष्ठ ट्रेनिंग दी जाती है। आप कल्पना कीजिए, खेलो इंडिया योजना के तहत अभी देश भर के 3000 युवा, ये हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग चल रही है। इतना बड़ा टैलेंट पूल खिलाड़ियों का तैयार हो रहा है और इसमें से हर खिलाड़ी को प्रति वर्ष
6 लाख रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। खेलो इंडिया अभियान से निकलने वाले करीब 125 युवा खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था। दिल्ली और मुंबई एक देश की राजधानी है तो दूसरी देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन इन दिनों इन दोनों शहरों का हाल बिल्कुल एक जैसा है। दोनों शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सुबह उठते ही धुएं की चादर आंखों के सामने होती है। दिल्ली में तो एक्सपर्ट्स घर से बाहर जाने वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण बढ़ने के लिए पड़ोसी राज्यों में खेतों में जल रही पराली को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रदूषण से निपटने के लिए दोनों ही शहरों में सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। कूड़ा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी थोड़ी आंखों में इरिटेशन तो होगी, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा ना पॉल्यूशन तो होगी, तो समथिंग तो हो रही है। जैसे जॉगिंग करते हैं ना, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ब्रीथिंग में दिक्कत होती है। पिछले 2 हफ्ते में करीब आप सन की ब्राइटनेस देखिए, सनराइज होता है तो आधी हो गई है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आंखों में लगता है पॉल्यूशन, कभी कभी गले में भी लगता है। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब होनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अगर PM 2.5 के लेवल की बात करें तो इस वक्त 249 है, जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर है। यानी दिल्ली की जो हवा है वो इस वक्त बेहद जो है वो खराब स्थिति में पहुंचने की स्थिति में। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सड़कों पर उड़ते हुए सीधे तौर पर पोल्यूशन के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए सरकार की तरफ से जो ये स्मोक टावर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। दिल्ली में इस तरीके के 2 टावर जो है वो लगाए गए थे, स्मोक टावर, जिनसे आसपास के हिस्से के अंदर पोल्यूशन का लेवल कम किया जा सके, उसके लिए ये कवायद जो है वो की गई थी। लेकिन फिलहाल ये जो स्मोक टावर है वो बंद पड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का एक अभियान भी जो है वो शुरू किया गया है, ताकि लोग कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। और अगर रेड लाइट पर मौजूद रहें तो वो कम से कम अपनी गाड़ियों को जो है वो बंद करें। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से ये स्मोक टावर बंद है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। देखिए, एक तरफ वायु प्रदूषण है तो दूसरी तरफ ठंड का मौसम है। ऐसे में दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी है, मगर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। जानवरों की डाइट अभी सर्दी के मौसम के हिसाब से बदल दी गई है। सर्दियों के दस्तक देते ही बेजुबानों को बदलते मौसम के असर से बचाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए बाड़े में पराली बिछाई जा रही है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अब चिड़ियाघर में भी जानवरों के खानपान में बदलाव होने लगा है। उनकी लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिससे सर्दियों में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस वक्त मैं हिरन के बाड़े के सामने हूँ। यहाँ अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो देखा जा सकता है कि पराल जो है वो बिछा दी गई है, क्योंकि सुबह के वक्त अब ओस गिरती है और ऐसे में जानवरों को ठंड ना लगे, इसलिए जमीन पे पराल बिछाई जा रही है। भूख लगने पे ये इसे खा भी लेते हैं, साथ ही इन्हें गर्माहट भी देता है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा और ठंड ज्यादा होगी तो इसे पूरा पराल से ढक दिया जाएगा, जैसे जितने भी हिरन है वो यहाँ आकर आराम करें। और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि हिरन जो है वो अभी पराल पर ही लेटे हुए हैं। हालांकि अभी दिन का वक्त है, धूप ज्यादा है तो इन्हें ठंड अभी नहीं लगती, लेकिन सुबह और शाम अब दिल्ली में ठंड की शुरुआत होने लगी है, जिसे गुलाबी ठंड कहते हैं। यानी ठंड के दस्तक के साथ ही चिड़ियाघर में भी तैयारियां जो है वो तेज होने लगी है। खान पान के साथ ही जानवरों की लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाने लगा है। इसके साथ ही पराल बिछाना, साथ ही पक्षियों के लिए एक शेड तैयार किया गया, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हिरन के बाड़े की तस्वीरें हैं वो ये है कि यहाँ पर पराल बिछा दी गई है और डाइट में भी बदलाव किया जाने लगा है, यानी शीरा दिया जाने लगा है। जानवरों को गुड़ का शीरा दिया जाता है, जिससे उनके शरीर में जो गर्माहट है वो बनी रहे। साथ ही आंवला भी दिया जाने लगा है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो उनकी डाइट में मूंगफली को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो चीजें हैं जो जानवरों को अपने शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। बदलते मौसम में जानवरों के खान पान का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है।
चिड़ियाघर प्रशासन अब इन जानवरों को सर्दियों की डाइट परोसने लगा है। आगे तापमान गिरने पर बाड़ों में रूम हीटर का भी इंतजाम है। तो इस बार भी जैसे ही सर्दियां अब स्टार्ट होने शुरू होती हैं अक्टूबर में, तो 15 अक्टूबर के आसपास से हमारा इनका जो खाने का डाइट है, जो सीजनल डाइट होता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अभी गर्मियों में हम इनको खीरा दे रहे थे, तरबूज दे रहे थे, खरबूजा दे रहे थे, तो ये सब जो फ्रूट डाइट है इसको चेंज करके अब सर्दियों की डाइट स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे गाजर हमने बढ़ा दी, उसमें फ्रूट्स में अमरूद स्टार्ट कर दिए। तो ये सारे चेंजेस इनके डाइट में करने लग जाते हैं। जैसे पक्षियों में मटर भी आने लग जाते हैं कुछ टाइम में, अभी तो नहीं आ रहे। जैसे जैसे हमें ये फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं तो इनके चेंजेस करने लग जाते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही अब पक्षियों के बाड़ों को ढकने का काम भी शुरू हो गया है। कोशिश यही है कि ठंड का मौसम इन बेजुबानों को ज्यादा परेशान न करे और आने वाले दिनों में भी इन जानवरों की सेहत दुरुस्त बनी रहे। नीतू झा, गुड न्यूज टुडे।